In this video, I will show you how to fill a recommendation worthy PIQ form. And we will also look at the common mistakes made by most of the candidates. Hello cadets, this is Nikita from SSB Safalta Academy and you are at the right place if you want to join the uniform service. तो PIQ फॉर्म क्या है? एक 2 पेज का क्वेश्चनर होता है जो आपको दिया जाता है स्क्रीन इन प्रोसेस के तुरंत बाद। एंड अब हम देखते हैं कि PIQ फॉर्म की एग्जैक्टली क्या इंपॉर्टेंस है एंड वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारे रिकमेंडेशन में। ऑल राइट, तो अभी इसको हम एक कॉमन एग्जाम्पल से समझेंगे। आप अपने आप को हर इंडिविजुअल को थिंक ऑफ एन इंडिविजुअल एज अ नॉवल, एज अ बुक। क्या होता है कि हर इंडिविजुअल अलग है, राइट? तो उसमें क्या है, हर इंडिविजुअल की अलग अलग काइंड ऑफ बुक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बायोलॉजी की बुक है, कोई मैथमेटिक्स की, कोई फिजिक्स की, तो मे बी कोई हिंदी की पंचतंत्र की कहानियां, राइट? दैट डजंट मीन कि उनकी वैल्यू या उनकी वर्थ कहीं ना कहीं कम है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। इसमें सिंपल सी एक चीज होती है कि PIQ फॉर्म में 2 चीजें बहुत मैटर करती हैं। फर्स्टली, जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है वो आपको एज अ होल बुक जज करने वाले हैं, एंड जो PIQ फॉर्म होता है वो होता है उस बुक का इंडेक्स, राइट? ऐसा इंडेक्स आपने देखा होगा हर बुक के आगे रहता है। तो जो PIQ फॉर्म है वो भी एक इंडेक्स की तरह होता है, दैट इज समथिंग लाइक अ माइंड मैप और अ गाइड फॉर द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। वो आइडिया लगा लेते हैं कि ऑल राइट, इस बुक से मुझे ये चीजें एक्सपेक्ट करनी है, इसके अंदर ये कंटेंट होने वाले हैं, राइट? अब कॉमन मिस्टेक्स जो कैंडिडेट्स करते हैं, दैट इज दे प्रिटेंड टू बी समथिंग एल्स, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक बायोलॉजी की बुक है, लेकिन यू आर प्रिटेंडिंग टू बी अ हिंदी टेक्स्ट बुक, लाइक यू आर प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। तो अब क्या होगा कि आपने PIQ फॉर्म में तो आपका जो इंडेक्स है वो लिख दिया, उसमें आपने लिख दिया कि आपके पास समास वगैरह वगैरह जो भी ग्रामेटिकल चीजें हैं वो चीजें आपके अंदर हैं। देन बट इसमें क्या होगा कि जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे और जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको ग्रिल करेगा, आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे या आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस पूछेंगे, तो उन्हें आइडिया लग जाएगा। आपने इंडेक्स देखा, आपने एक्सपेक्ट किया कि इस नाउन्स, प्रोनाउंस या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मिलेगा, लेकिन क्या होता है कि जब आप पेजेस पलटते हैं, अंदर आपको चैप्टर्स दिखते हैं बायोलॉजी के, क्या होगा? वो ऑब्वियसली वो क्लैश हो गया। तो वहां पे श्योरली वहीं पे क्रॉस लग जाता है कि बेटा अब आप रिकमेंड नहीं हो रहे हो, घर वापस चले जाओ। सेकेंडली, जब आपका कंटेंट सही है, ऑलराइट, यहाँ पे आपको ऑनेस्ट रहना है, एंड अगर आपको लगता है कि आपका कंटेंट कहीं ना कहीं वीक पड़ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ मास्किंग इट, आपको इम्प्रूव करना है कि आप कैसे वो चीजें अपने कंटेंट्स में ऐड कर सकते हैं, ऑलराइट? अपनी लिस्ट ऑफ टेबल में कैसे चीजें अचीव कर सकते हैं, अपने अचीवमेंट्स बढ़ा सकते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि चलो आपने अपने कंटेंट सही कर लिए, आपने बायोलॉजी की बुक के आगे बायोलॉजी की ही कंटेंट्स लगा दिए। नाउ व्हाट हैपेंस इज, आ जाती है आपकी प्रेजेंटेशन। जो PIQ फॉर्म है वो अदर देन व्हाट आर योर कंटेंट्स, व्हाट आर योर क्वालिटीज, ऑल्सो देखता है कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी हैं। हाँ, तो जैसे आप इसमें देखें कि ये बायोलॉजी का कंटेंट है, दैट इज रिटन इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर और वेरी शॉर्ट एंड स्वीट, और यहाँ पे आपको इजीली पता चल रहा है कि ऑलराइट, ये वाला कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। दैट इज, इट इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, क्लियर, एंड यू कैन इंटरप्रेट फ्रॉम इट वेरी इजीली। ऑन द अदर हैंड, जैसे आप इस वाले कंटेंट को देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, सब कुछ बहुत हौच पौच, जज कर लेते हैं बुक को। तो ऐसे ही हमें भी जज करते हैं हमारे इंटरव्यूइंग ऑफिसर। तो अब जब आप एग्जाम्पल से समझ गए हैं कि आपको 2 चीजें करनी है, फर्स्टली कि आप जो बुक हैं, आपके जो कंटेंट्स हैं वो उससे मैच करने चाहिए, ऑलराइट? कि आप जो इंसान हैं, आपके बुक के अंदर, आपके लाइफ के अंदर जो चीजें हैं वही आपके PIQ फॉर्म में दिखनी चाहिए। सेकेंडली, जब आपकी
कंटेंट्स को जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है वो देख रहा है, उन्हें जो है उसमें अवेयरनेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लीनलीनेस दिखनी चाहिए। ठीक है, दैट इज द पॉलिश्ड लुक। फर्स्ट वन इज गेटिंग बेटर as a person and the second one is about the presentation, how you showcase yourself in front of the officer. तो अब हम दोनों चीजों को, दोनों एस्पेक्ट्स को माइंड में रखते हुए देखते हैं कि एक PIQ फॉर्म को कैसे हम अच्छे से भर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये एक PIQ फॉर्म होता है, मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव सीन इट। अभी हम पार्ट बाय पार्ट देखेंगे कि हमें इसे कैसे फिल करना है, क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं और क्या क्या हमें अवॉइड करनी है। ऑलराइट, सो ये एक रैंडम PIQ फॉर्म भरा हुआ है, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको एक आइडिया लग जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा हुआ है कि सिलेक्शन बोर्ड कौन सा है, उसका नंबर एंड प्लेस। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे नंबर भी पूछा है एंड द प्लेस। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 AFSB वाराणसी और 2 AFSB मैसूर, सो यू हैव टू राइट द नंबर एंड द प्लेस। यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं बच्चे यहाँ पे अवॉइड कर देते हैं, दे गो ऑन राइटिंग जस्ट AFSB वाराणसी और दे जस्ट राइट ऑन 4 AFSB, दैट इज रॉन्ग। यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस के साथ ये फॉर्म भरना है, जो जो डिटेल्स मांगी हुई हैं इन पर्टिकुलर आपको सब कुछ देनी है। सेकेंड वन, आपको बैच नंबर जो आपको दिया जाएगा जो कुछ ऐसा दिखता है। थर्ड, द चेस्ट नंबर जो आपने उस टाइम पे पहना होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है एंड दिस इज योर UPSC रोल नंबर। तो ये कॉमन डिटेल्स है, यहाँ पे आप कुछ फेक नहीं कर सकते हैं फ्रंट पेज पे, इस पे से आपकी डिटेल्स मांगी हुई है। लेकिन इसमें आप जो कर सकते हैं वो ये है कि इसमें आपकी अवेयरनेस दिखती है कि आप कितना अवेयर है अपने सराउंडिंग्स के बारे में, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स कि आप कितना अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को। ठीक है, नाउ जैसे कि सेकंड जो हमसे पूछा जाता है दैट इज द नेम इन कैपिटल एज इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने नाम भरा था आप सेम नाम यहाँ पे भरेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है श्याम सुंदर एंड यहाँ पे आपने सिर्फ श्याम लिख के छोड़ दिया है और वाइस वर्सा। तो जो आपका मर्टिकुलेशन सर्टिफिकेट दैट इज 10th क्लास की सर्टिफिकेट में जो नाम है, प्लस में जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है एंड वही सेम नाम आपको यहाँ पे लिखना है। ऑलराइट, तो जो नेक्स्ट चीज है वो है योर फादर्स नेम। फॉर एग्जाम्पल इस इंसान के फादर का नाम है मेजर रमेश कुमार, ऑलराइट, एंड ही इज रिटायर्ड। सो जो करेक्ट फॉर्मेट है इस चीज को लिखने का दैट इज मेजर रमेश कुमार एंड इन द ब्रैकेट यू राइट रिटायर्ड। यू डोंट गो ऑन राइटिंग लाइक एक्स मेजर रमेश कुमार, दैट इज रॉन्ग। यू डोंट हैव टू डू इट बिकॉज जो रैंक है दैट नेवर रिटायर्स। कौन रिटायर हो रहा है? आपके फादर रिटायर हो रहे हैं, राइट? तो वो जो है आप यहाँ एंड में लिखेंगे। और मान लीजिए आपके फादर मेजर नहीं है, ही इज अ डॉक्टर, सो यू विल गो ऑन राइट डॉक्टर। मान लीजिए आपके फादर डॉक्टर नहीं है तो आप लिखेंगे मिस्टर। ऑलराइट, ये सिंपल सी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे करनी है। तो ये इतना क्लियर हो गया। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां पे मोस्ट ऑफ द बच्चे गलती करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेसिडेंस। तो इसका जो फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, प्लेस, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। प्लीज डोंट गो ऑन राइटिंग द कंप्लीट एड्रेस लाइक street number so and so. No, you don't have to write it. Simple सी जिस लोकेलिटी में आप रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल देर इज अ प्लेस कॉल्ड दर्जीपुरा इन वडोदरा गुजरात। सो हियर आई विल राइट दर्जीपुरा वडोदरा गुजरात एंड द अप्रॉक्स पॉपुलेशन ऑफ दैट प्लेस। तो ये जो अप्रॉक्स पॉपुलेशन है, एक अटेंटिव कैंडिडेट जो SSB में अपियर हो रहा है, SSB में जा रहा है, he is very aware। एक सिंपल सा OLQ है आपका कि the candidate must have general awareness, self awareness, general awareness, that is कि आपको अपने बारे में एंड अपनी सराउंडिंग्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन एटलीस्ट होनी चाहिए। सिंपल सी चीजें हैं। सेकेंड वन इज प्रेजेंट रेसिडेंस। ऑलराइट, तो सेम यहाँ पे जो आपकी प्लेस है, कोयम्बटूर, तमिलनाडु,
एंड द अप्रॉक्स पॉपुलेशन यहाँ पे हम लिख देंगे। सेम गोज हियर, परमानेंट रेजिडेंस, प्लेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। एंड ऑल्सो यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा हुआ है कि आपको जो है अपनी अप्रॉक्स पॉपुलेशन लिखनी है, तो प्लीज डोंट फॉरगेट दिस, आपको ऐसे अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन लिख देनी है। अब जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू आंसर क्वेश्चंस रिगार्डिंग दीज 3 प्लेसेस। आपको एक रफ आइडिया जरूर होना चाहिए कि ये जो प्लेस है कितनी पॉपुलेशन है, यहाँ पे क्या क्या टूरिस्ट साइट्स हैं, या फिर कौन से सेंटर्स हैं, कितने स्कूल्स हैं, यू नो इसकी हिस्ट्री क्या है, एंड करंट अफेयर्स में अगर ये न्यूज रही है तो किस रीजन से रही है। ये चीजें आपको यहाँ पे सोच के समझ के जानी है, और आपको ये ऑब्वियसली रीड करना है जाने से पहले। नाउ वेदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और नॉट, इस क्वेश्चन में सबसे 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 ज्यादा डाउट होता है बच्चों को। सिंपल सी बात है, अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर आपकी जगह पे बना हुआ है जिस प्लेस पे आप रह रहे हैं, देन इट इज अ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और अगर नहीं तो वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है। ऑलराइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है चरखी दादरी, दिस इज द प्लेस, लेकिन मान लीजिए कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो भिवानी में है, दैट इज सम डिफरेंट प्लेस, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे मैं लिखूंगी नो, बट यहाँ पे चरखी दादरी का जो हेडक्वार्टर है, दैट इज जो कमिश्नर ऑफिस है, वो कहाँ पे है, चरखी दादरी में है, दैट इज वाई आई विल गो ऑन एंड राइट यस। कुछ कॉमन सी चीजें हैं, जस्ट अ सेकेंड, कुछ बहुत कॉमन चीजें हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको लिखना है स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे स्टेट पहले लिखा है, डिस्ट्रिक्ट बाद में, तो जो जैसे लिखा है आप वैसे आंसर करें तो ज्यादा बेटर रहता है। फर्स्ट वन, जैसे कि स्टेट मेरा हो गया हरियाणा, एंड डिस्ट्रिक्ट जो है वो हो गया चरखी दादरी। नाउ टॉकिंग अबाउट रिलीजन, तो आपका जो रिलीजन है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, जैन है, जो भी है वो आप यहाँ पे क्लियरली लिख देंगे। वेदर SC ST, तो यहाँ पे आपको, अगर आप SC हैं तो यू विल गो ऑन एंड राइट SC, इफ यू आर ST यू विल गो ऑन एंड राइट ST, और अगर आप इन दोनों में से कुछ नहीं है तो यू विल स्ट्रेट अवे राइट नो, यू डोंट हैव टू राइट जनरल कैटेगरी और EWS, नो, आपको वो नहीं लिखना है। इसमें सिंपल पूछा है कि आप ये चीजें हैं या नहीं, तो आप नहीं है, सो यू विल गो ऑन एंड राइट नो। मदर टंग आपकी जो भी मदर टंग है, तमिल है, हिंदी है, गुजराती है, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको इस फॉर्मेट में लिखनी है, ऑलराइट, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप ऐसे लिख देंगे। इसमें एक बहुत सिली मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं कि प्रेजेंट ईयर लिख देते हैं, लाइक 2022 मैंने लिख दिया, तो उसके लिए भी आपको अटेंटिव रहने की जरूरत है, बहुत सिली मिस्टेक है, तो ऐसी आप अवॉइड करें। यहाँ पे भी बहुत नॉर्मल से इन्फॉर्मेशन कि आप मैरिड हैं, सिंगल हैं या विडोवर हैं, तो वो भी आप लिख देंगे। बहुत ज्यादा डाउट्स जो पूछे जाते हैं कि PIQ फॉर्म को हमें कैपिटल लेटर्स में लिखना है या स्मॉल में लिखना है, एज सिंपल एज दैट, कि अगर आपकी हैंडराइटिंग क्लियर है, रीडेबल है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेंशन जगहों पे उसे जो है कैपिटल में लिखना है, अदरवाइज यू कैन राइट इन योर रनिंग हैंडराइटिंग। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी हैंडराइटिंग आपको लगता है कि थोड़ी सी खराब है, तो प्लीज ट्राई टू राइट इन कैपिटल, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरी हैंडराइटिंग अगर ऐसी कुछ है, दिस इज नॉट रीडेबल, ऑलराइट, हो सकता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर को कुछ समझ में ना आए, सो आई विल राइट इट दिस वे। देयर आर नो इश्यूज, इस चीज के ऊपर आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, बस सिंपल सी चीज है, यहाँ पे आपसे बोला गया है नेम इन कैपिटल, और अगर आप इसको ही स्मॉल में लिख देंगे, दैट शोज दैट यू आर नॉट बीइंग अटेंटिव व्हाइल फिलिंग द फॉर्म। तो इस चीज पे तो आपको बिल्कुल स्मॉल नहीं लिखना है,
अदरवाइज जो बाकी के ऑप्शंस हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है और क्लियर है तो यू कैन राइट इन रनिंग हैंडराइटिंग, अदरवाइज यू कैन राइट इन कैपिटल। ऑल्सो कहीं कहीं पे एसएसबीज में इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आपको ये जो पीआईक्यू फॉर्म है ये रनिंग हैंडराइटिंग में भरना है या फिर आपको कैपिटल्स में भरना है। तो ये भी आपको बहुत अटेंटिव रहना है जब आपको वो ऑफिसर समझा रहे होंगे और फिर आपको अकॉर्डिंगली फिल करना है। ऑलराइट, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट आस्क्स अस कि वेदर योर पेरेंट्स आर अलाइव और नॉट। तो आप सिंपली यहाँ पे येस एंड नो में आंसर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर अलाइव यू विल जस्ट टिक ऑन येस, आप चाहें तो नो को काट सकते हैं, और वाइस वर्सा। सेकेंड क्वेश्चन है इफ नॉट अलाइव योर एज एट द टाइम ऑफ फादर और मदर्स डेथ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पेरेंट्स अलाइव हैं तो आप सिंपली यहाँ पे n/a दैट इज नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के पेरेंट्स अलाइव नहीं हैं तो उनको एज मेंशन करनी होती है जिस एज में उनकी मदर या फादर की डेथ हुई थी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की मदर अलाइव नहीं है तो उन्हें कैसे लिखना है, मदर एंड 12 ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की मदर 12 ईयर्स की एज पे चली गई हैं तो वो लिख देंगे मदर 12 ईयर्स। ऑलराइट, नहीं तो आपको क्या करना है, नॉट एप्लीकेबल, सिंपली NA। अब जो है पर्टिकुलर्स पूछे गए आपके पेरेंट्स और गार्जियंस के रिगार्डिंग में, दैट इज कि उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, उनका ऑक्यूपेशन एंड उनकी इनकम पर मंथ। ठीक है, आपको यहाँ पे मंथली इनकम लिखनी है, ईयरली इनकम नहीं लिखनी है। सेकेंडली कि बहुत बच्चों का डाउट होता है कि मेरे फादर या मेरी मदर बिजनेस करते हैं तो कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है। आपको सिंपली आप उनका लास्ट मंथ का एवरेज इनकम निकाल लीजिए या फिर उनकी ईयरली इनकम जो भी होती है आप उसको 12 से डिवाइड कर लीजिए, तो आप एक अप्रोक्सीमेट इनकम यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल जो श्याम सुंदर के फादर हैं उन्होंने MA इंग्लिश की हुई है, तो ही विल राइट MA इंग्लिश, ही विल नॉट जस्ट राइट MA। ठीक है, आपको इतना ब्रॉडली नहीं लिखना है, अगर हो सके तो प्लीज स्पेसिफाई। तो यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया। सेकेंडली ऑक्यूपेशन, यहाँ पे भी बहुत बच्चे बहुत कैजुअली लिख देते हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशन में वो स्ट्रेट अवे लिख देंगे टीचर। ठीक है, दैट इज रॉन्ग। आपको जो है जितना शॉर्ट एंड प्रिसाइज वे में आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं उतनी अच्छी बात होगी। फॉर एग्जाम्पल जो श्याम सुंदर के फादर हैं, ही इज अ ब्रांच मैनेजर एट SBI, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर हरियाणा, गुड़गांव। So what he will write is branch manager SBI Gurgaon और branch manager SBI रोहतक और any other place जहाँ पे वो सर्विंग है। This is the correct way. Also इनकम का ये फॉर्मेट है, आजकल हम रुपीज का साइन बनाने लग गए हैं ये वाला, तो ये आप साइन बना के एंड इस फॉर्मेट में अपने फादर की इनकम लिखेंगे। और इसके दो ऑप्शंस होते हैं, क्या तो आप लिखें एंड में पर मंथ, और यू कैन जस्ट मेक दिस साइन, ऑलराइट दिस इज इट। सिमिलरली यहाँ पे मदर की एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, जैसे फॉर एग्जांपल श्याम सुंदर की मदर ने BA B.Ed किया हुआ है, अगर मान लीजिए किसी की मदर ने 10+2 किया है और एल्स वो 10 तक पढ़ी है तो आप वो यहाँ पे लिखेंगे। ऑक्यूपेशन में जैसे कि इसकी मदर है TGT इंग्लिश एट KV फॉर एग्जाम्पल भिवानी, तो यहाँ पे उसने स्पेसिफाई किया राइट कि कौन सी पोजीशन है एंड कौन सी प्लेस है। प्लीज जस्ट डोंट राइट की ऑलराइट टीचर और डॉक्टर, ठीक है, किस चीज का डॉक्टर है, तो वो चीजें अगर आप स्पेसिफाई करेंगे दैट मेक्स अ गुड इम्प्रेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मदर वर्किंग नहीं है यू विल सिंपली राइट होम मेकर एंड इनकम में आप लिख देंगे निल। अब क्या होता है, बच्चों को डाउट होता है कि मेरे पेरेंट्स अलाइव नहीं है या मेरे फादर अलाइव नहीं है तो मैं ये कॉलम फिल करूं या नहीं करूं। इट इज एज सिंपल एज दैट कि आप अपने फादर की एजुकेशन और ऑक्यूपेशन जो उनकी रही थी जब वो जिंदा थे आप वो लिख सकते हैं। इनकम पर मंथ पे आप NA लिखेंगे, निल की जगह आप NA लिखेंगे, दैट इज नॉट एप्लीकेबल। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर इस स्टेज पे पहुंचा है आपके इस सेक्शन पे, तो उन्होंने ऑब्वियसली पहले ये वाला सेक्शन देखा होगा कि आपके पेरेंट्स अलाइव हैं या नहीं है एंड ऑल दैट, तो उन्हें आइडिया रहेगा। तो सिंपली आप उनकी एजुकेशन, उनकी ऑक्यूपेशन बता सकते हैं
एंड सिमिलरली, और उसके बाद क्या होगा, अगर आपके पेरेंट्स नहीं है तो ऑब्वियसली आपका कोई ना कोई गार्जियन जरूर होगा, तो इसी फॉर्मेट में आपको अपने गार्जियन की डिटेल लिखनी है, ठीक है। अब एक और जो सिली मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी की भाई या बहन है, तो वो क्या करेंगे, वो डिटेल्स तो सही लिख देंगे, ठीक है, चलो मानो उन्होंने डिटेल्स एकदम सही लिख दी, बट यहाँ पे वो टिक करना भूल जाते हैं कि वो अपनी यंगर सिस्टर के बारे में बता रहे हैं या यंगर ब्रदर के बारे में बता रहे हैं। और इससे भी ज्यादा सिली मिस्टेक्स क्या होती है, जब हम अटेंटिव नहीं रहते हैं और हम अपने छोटे भाई की इन्फॉर्मेशन हम एल्डर ब्रदर वाले कॉलम में लिखते हैं। दैट इज रॉन्ग। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल फिलिंग योर पीआईक्यू फॉर्म। एंड इसमें जो है, जो बाकी खाली कॉलम्स हैं, आप सिंपली ऐसे काट भी सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन। आई होप इसमें आपको क्लियरली सब समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एजुकेशनल रिकॉर्ड में बेसिकली ये पूछा जाता है कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, कौन सा बोर्ड था, कौन से ईयर में आपने वो क्लास, वो स्टैंडर्ड में पढ़ाई की थी, आपके मार्क्स, कौन से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका था, एंड दिस इज बोर्डर और डे स्कॉलर। बोर्डर इज द पर्सन जो हॉस्टल में रहता है, प्लीज अंडरस्टैंड। बोर्डर होता है जो हॉस्टल में रहता है, डे स्कॉलर होता है जो डेली घर से कॉलेज या घर से स्कूल एंड देन वापस घर आते हैं। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है, मैंने देखा था एक चैनल पे बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, प्लीज इस चीज को ध्यान में रखें। बोर्डर इज समवन जो हॉस्टल में रहता है एंड डे स्कॉलर इज समवन जो अपने घर पे रहता है अपने पेरेंट्स के साथ। और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इफ एनी, अगर आपकी कोई अचीवमेंट है तो आप यहाँ पे लिखेंगे और सिंपली यू विल राइट निल। इट्स ओके, यहाँ पे प्लीज 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 झूठ मत बोलें। अगर आपकी कोई अचीवमेंट है तो आप लिखें। नो नीड टू फील लो और अंडर कॉन्फिडेंस, इट्स ओके। हर कोई तो क्लास का टॉपर नहीं होता है ना, 45 क्लास में बच्चे होते हैं, तो जरूरी तो नहीं है हर बच्चा का टॉपर रहे, ठीक है। तो इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, प्लीज बी वेरी ऑनेस्ट। अब फॉर एग्जाम्पल जो श्याम सुंदर है वो पढ़े हैं केवीएस से, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय से। सो केंद्रीय विद्यालय जो नाम है केवी, वो प्रिटी क्लियर है कि सबको पता है कि केवी क्या है। तो वो जो इंसान है वो ऐसे लिख सकता है केवी एंड द प्लेस, कि कहाँ का केवी था, केवी नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल, केवी नंबर 1 वडोदरा। लेकिन मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ा है एसवीएम से और समथिंग एल्स वाईएसएन, दैट इज सरस्वती विद्या मंदिर और यदुवंशी शिक्षा निकेतन, तो प्लीज आप वहां पे ये एब्रीवेटेड फॉर्म्स ना लिखें, क्योंकि ये क्या है, ये नेशनल लेवल पे पॉपुलर स्कूल्स नहीं है। ये हो सकता है आपके लोकेलिटी में बहुत फेमस हो, बट हो सकता है ना कि एजुकेटर जो आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर है उसे आइडिया ना लगे कि आप किसकी बात कर रहे हैं। तो प्लीज यहाँ पे शॉर्टकट नहीं मारें, आप पूरा लिखें। जैसे कि यहाँ पे जीडी गोयनका, जीडीजी की जगह पे मैंने जो है पूरे स्कूल का नाम लिखा है एंड ऑल्सो द प्लेस। उसके बाद पूछा गया है बोर्ड या यूनिवर्सिटी। सो सिंपली बोर्ड जो है आपका 10th का, अगर आपका सीबीएसई बोर्ड था, आईसीएसई बोर्ड था और इस कोई स्टेट बोर्ड था, आपको यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आप ईयर लिखेंगे कि आपने यहाँ पे राइट, तो यहाँ पे जो है आप ईयर लिखेंगे कि किस ईयर में आप पास आउट हुए थे, आपने वो क्लास कंप्लीट कर ली थी। देखो यहाँ पे एक और सिली मिस्टेक जो बच्चे अटेंटिव नहीं रहते हैं तो भूल जाते हैं, दैट इज डिवीजन। यहाँ पे आपका डिवीजन पूछा है कि आप कौन से डिवीजन से पास हुए हैं। सो प्लीज राइट दिस डाउन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो भी आपका डिवीजन रहा है, एंड ऑल्सो योर मार्क्स इन परसेंटेज। लोग यहाँ पे परसेंटेज का साइन क्लियरली बना हुआ है। अगर किसी के 10th में सीजीपी में मार्क्स हैं, प्लीज उसका जो कन्वर्टिंग फॉर्मूला होता है उसे कन्वर्ट करके आप लिखें। एंड जो है हम जो है फ्रैक्शन डेसिमल के बाद 2 फिगर्स और लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी के मार्क्स हैं 87.94, सो यू विल क्लियरली राइट 87.94%, दैट इज इट। उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है कि आपको क्लास में टीचर हिंदी में पढ़ा रहा है, इंग्लिश में पढ़ा रहा है, इंग्लिश में पढ़ा रहा है, तमिल में पढ़ा रहा है। दैट इज कि आप एग्जाम कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं, जब आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं आप कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं, आपने कौन सी लैंग्वेज ऑप्ट की हुई है, ठीक है, वो वाली लैंग्वेज यहाँ पे मैटर कर रही है। आपके क्लासरूम कन्वर्सेशंस के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, तो ये भी एक सिली मिस्टेक प्लीज मत करें।
ऑलराइट, सो ये जो इंसान है श्याम सुंदर, ही वॉज अ डे स्कॉलर एट स्कूल लेवल, और जो है कॉलेज में ये बोर्डर थे, दैट इज ये हॉस्टल में रह रहे थे. सो ही विल सिंपली गो ऑन एंड राइट दिस. सेम यहाँ पे कॉलेज के बारे में है. प्लीज एब्रीवेटेड फॉर्म ना लिखें, जितना हो सके अगर आपसे छोटा लिखें, बट प्लीज फुल डिटेल्स लिखें. ठीक है, यहाँ पे आपको ईयर लिख देना है, यहाँ पे आपको जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, एंड सिमिलरली. अब बहुत बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई एनडीए के लिए जा रहा है, राइट, उसने बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रखा है एंड वो एनडीए के एसएसबी में जा रहा है. तो हो सकता है ना उसने उस टाइम तक कोई भी एग्जाम ना दिया, उसके कोई मार्क्स ना आए हो. सिंपली आप ये दो चीजें लिखेंगे एंड यहाँ पे आप परस्यूइंग लिख देंगे. जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में लिखा हुआ है, ये एक एग्जाम्पल है. ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, परस्यूइंग लिख के छोड़ देंगे, क्योंकि आप जो एग्जाम में जिस वैकेंसी के लिए जा रहे हैं वो तो आपने यहाँ पे डिटेल में लिख दिया. ये क्या है, ये आप प्रेजेंटली पढ़ रहे हैं, इसे प्लीज स्किप भी नहीं करें. बहुत बच्चे होते हैं जो 12th के बाद जा रहे हैं एनडीए के लिए, वो सेकेंड ईयर में होते हैं कॉलेज के या फर्स्ट ईयर में, वो ये चीज हाइड कर देते हैं कि क्या पता इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ ले जाएंगे. सो प्लीज इस चीज को भी मास्क ना करें एंड क्लियरली आप यहाँ पे लिखें. अब इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि अगर आपके मार्क्स फॉल क्यों हो रहे हैं. एक तो ये बहुत बच्चों में कॉमन है, क्योंकि जैसे क्लास ग्रो करती है ना, जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो जो एजुकेशन का पैटर्न है प्लस में जो सब्जेक्ट्स हैं वो एकदम से चेंज हो जाते हैं. उस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउनफॉल आता है. लेकिन अगर आपका कोई ड्रास्टिक डाउनफॉल है तो प्लीज उसको भी मास्क ना करें, एक जेन्युइन रीजन जो भी आपका है वो बताएं. यहाँ पे कोई भी एक्सक्यूज मत दें. अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था इनिशियली कि ये एक अलग बुक है, कोई और इंडिविजुअल है वो कोई और बुक है. ठीक है, तो मान लीजिए अगर मेरे मार्क्स कम हैं एंड मैंने कोई एक्सक्यूज या कोई रीजन दिया है अपने एसएसबी में और मैं रिकमेंड हो गई हूँ, और वही सेम रीजन अगर आप दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप पे रिकमेंड हो जाएंगे, बिकॉज आपकी लाइफ, आपका जो अब तक का पास्ट है, आपकी जो सिचुएशंस है वो अलग है, मेरी अलग है. ठीक है, तो आपको आपके बेसिस पे आपकी बुक के कंटेंट के हिसाब से जज किया जाएगा, वरस मुझे मेरे बुक के कंटेंट के हिसाब से जज किया जाएगा. सो प्लीज बी वेरी ऑनेस्ट. प्लीज किसी और के रीजंस या फिर रटे हुए रीजंस नेट से ना चुराएं. जो आपका जेन्युइन रीजन है वो आप बताएं. हो सकता है कि आप उस टाइम पे गेम्स एंड स्पोर्ट्स में ज्यादा एक्टिव थे या फिर फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती में ज्यादा बिजी थे. तो अगर मान लीजिए कोई स्टूपिड रीजन है, आपको उस चीज पे रिग्रेट होता है कि ऑलराइट मैंने ये करा बट मुझे नहीं करना चाहिए था, ऑलराइट, तो ये जो है ये हमारा नेक्स्ट पीछे की साइड का पेज है. ये वो जगह होती है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स अपने बुक को और अपने इंडेक्स को एकदम अलग कर देते हैं. ठीक है, आप अपने आप को कुछ और प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं एंड यहाँ पे ये जो चीजें हैं और जो फिर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है और क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है वो चीजें मैच नहीं करती एंड यहीं से आप हो जाते हैं रिजेक्ट. सिंपली इस चीज पे आपकी रिकमेंडेशन डिपेंड नहीं करती कि आपने यहाँ पे कितने अचीवमेंट्स लिखे हैं, नहीं, उस चीज पे नहीं. आपने जो लिखे हैं वो कितने ऑनेस्ट हैं. और अगर आपने मान लीजिए कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, मान लीजिए इस पर्सन ने कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला है, तो जस्ट थिंक अबाउट अ कैंडिडेट चिंटू. ठीक है, चिंटू क्या करेगा, वो बोलेगा भाई मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स नहीं होते थे, सिंपली. लेकिन एक कैंडिडेट लाइक बिहेवियर क्या है कि आपने कितना एफर्ट डाला. मान लीजिए आपके स्कूल में नहीं था, मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं था. टाइम तो एक सिंपली एक्सक्यूज है. जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है आप एफर्ट डालोगे, आप टाइम निकाल दोगे. लेकिन मान लीजिए आपके स्कूल में नहीं था, तो ये देखो, ये है बैडमिंटन. ये जो है ये इंसान 2-3 साल से खेल रहा है. कैसे खेल रहा है, रिक्रिएशनल, दैट इज अपने घर पे खेल रहे हैं, आसपास में मौज मस्ती के लिए. जरूरी नहीं है ना कि उसने नेशनल रिप्रेजेंट किए हैं, उसको कुछ रैंक्स आए, नहीं, आपने कुछ तो एफर्ट डाला ना गेम्स एंड स्पोर्ट्स में अपनी फिटनेस के लिए, तो वो होना जरूरी है. आपका एक एफर्ट, जेन्युइन एफर्ट होना जरूरी है. इट डजंट मैटर कि आपने यहाँ पे कितने अचीवमेंट्स लिखे. प्लीज डोंट मेक एक्सक्यूजेस.
सिंपली आज ही स्टार्ट हो जाओ, कोई भी गेम खेलो, कैरम खेलो, चेस खेलो, बैडमिंटन खेलो एंड वो लिखो। एंड ये नहीं है कि आपने 2 दिन खेला एंड लिख दिया, प्लीज उस गेम के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिर होनी चाहिए। डोंट फेक इट, क्योंकि वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है 100%। फॉर एग्जाम्पल बहुत बच्चे लिखते हैं साइकिलिंग एज अ हॉबी। सिंपल सा एक क्वेश्चन आएगा कि आप अप्रोक्सीमेटली कितनी किलोमीटर तक साइकिलिंग करते हैं, ठीक है आपने बता दिया मान लीजिए, फिर आपसे बोलेंगे अच्छा एवरेज कितना टाइम लग जाता है इसमें। वहीं पे बहुत बच्चे फ्लॉप हो जाते हैं, ठीक है यहीं पे, क्योंकि जो बंदा रोज जा रहा है उसे पता है कि कितने किलोमीटर पॉसिबल है एंड कितनी स्पीड आपकी रह सकती है, राइट। लेकिन कोई अगर मान लो यूट्यूब वीडियो देख के सोच रहा है कि हाँ भाई मैं लिख देता हूँ साइकिलिंग क्या जा रहा है, एंड देन वो रियल लाइफ में करता ही नहीं है। कि आप स्प्रिंटर हैं या मैराथन्स दौड़ते हैं एंड देन आपकी फिजिक उस चीज से रिसेंबल ही नहीं कर रही है, तो ऑब्वियसली इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको क्रॉस क्वेश्चन करेगा एंड फिर आप फंस जाओगे। तो बी वेरी रियलिस्टिक, जो आप खेल रहे हो, जो आप कर रहे हो वही आप यहाँ पे बताओगे। ठीक है जी, अब आ जाते हैं इस पेज पे। यहाँ पे क्या है, आपकी एज पूछिए, ईयर एंड मंथ्स, ठीक है। बी वेरी स्पेसिफिक, सिर्फ ईयर्स में कैजुअली लिख के ना छोड़ें कि 21, 22, 18 ऐसे नहीं लिखना है, आपको बहुत क्लियरली लिखना है 22 ईयर्स, ईयर नहीं ईयर्स, ओके। ज्यादा है ना ये 1 थोड़ी है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 22 ईयर्स 4 मंथ्स 5 मंथ। आपकी हाइट इन मीटर्स, प्लीज यहाँ पे आप देखो मीटर में लिखा है, यहाँ पे आप अपनी 5 फुट 11 इंच या 5 फुट 6 फुट 3 इंच ऐसे नहीं लिखोगे, आपको मीटर्स में लिखनी है, सेंटीमीटर में भी नहीं लिखनी है। तो ये, और तीसरा है आपका वेट 86 kgs फॉर एग्जाम्पल, इसका श्याम सुंदर का वेट है, तो दिस इज द फॉर्मेट ही विल बी राइटिंग हिज वेट। अब ये 3 चीजें हैं ना, ये 3 चीजें आपको तो पता है कि ये पीआई के फॉर्म में ऑब्वियसली आपको लिखनी है। तो कैडेट क्या करेगा, वो ये चीजें पहले से चेक करके जाएगा, राइट। कितनी देर लगेगी आपको अपनी हाइट और वेट चेक करवाने में, लेकिन बहुत बच्चे क्या करते हैं, कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जाके आपने ब्लफ मार दिया, मान लो इस बंदे का वेट है 60 समथिंग 68 kg, जिसने लिख दिया 54 kg, या फिर अंदाजा मार के 60 kg लिख दिया, ठीक है, बट वो कहीं भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसी कई स्टूपिड मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्योंकि किसी इंसान को नहीं आइडिया है कि उसने अपने आप को कभी वेट ही नहीं किया है पिछले 10-15 सालों में, तो उसे अंदाजा ही नहीं होगा कि उसका वेट कितना है। तो सबसे बेस्ट चीज जो होगी कि ये 3 चीजें तो आप प्लीज 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 चेक करके जाएं, और एक बार जब अपना पीआईक्यू फॉर्म प्रैक्टिस के लिए भरें तो ये चीजें उसमें जरूर नोट करें। सेकेंडली यहाँ पे प्रेजेंट ऑक्यूपेशन एंड पर्सनल मंथली इनकम, अगर आपकी कोई इनकम है तो जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो यू विल सिंपली राइट यहाँ पे स्टूडेंट एंड यहाँ पे आप लिखोगे नेम, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कोई ऑक्यूपेशन है तो आप वहां पे सिंपली, जैसा मैंने पहले वाले पेज पे बताया था, यू विल राइट योर पोजीशन एट XYZ ट्यूशंस और क्लासेस और स्कूल, एंड देन योर अप्रॉक्स इनकम, दैट इज मंथली इनकम, ऑलराइट। अब यहाँ पे आपकी एनसीसी की डिटेल्स पूछी गई हैं कि आपने टोटल कितने साल की ट्रेनिंग की, आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है एंड ऑल दैट, तो वो जो है आप यहाँ पे फिल कर देंगे। अगर आपके पास नहीं है सिंपली ये आप ऐसे काट देंगे। अब ये वाला सेक्शन जो जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके कोई एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स हैं तो ही आप लिखोगे। अगर आप एफर्ट डालते हो और आप वो स्पोर्ट्स जेन्युइनली खेलते हो, आपको उसके बारे में नॉलेज है, तो प्लीज यहाँ पे आप लिखें उसे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल श्याम सुंदर है, वो वॉलीबॉल खेलता है, कब से 2008 से वो खेल रहा है प्रेजेंट तक, तो जो इतने साल खेल रहा है तो उसकी एक अचीवमेंट भी है, जिसकी है वो इस फॉर्मेट में उसे लिखेगा, जिसकी नहीं है, जिसके पास यहाँ पे लिखने को एक भी चीज नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, आज ही कुछ ना कुछ खेलना स्टार्ट कर दो, उस स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज रखो और उसको खेल। नेक्स्ट वन इज हॉबीज एंड इंटरेस्ट, ये मैंने अभी लिखा नहीं था, देखिए हॉबीज एंड इंटरेस्ट में क्या होता है फर्क, जो बहुत बच्चों को डिफरेंस समझ में नहीं आता है। इंटरेस्ट इज समथिंग जिसमें आपको रुचि है, दैट इज कि आपको कोई चीज अच्छी लगती है। मान लीजिए आपको माउंटेन क्लाइंबिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है,
वो आप डेली बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको इंटरेस्ट, आप करना चाहोगे किसी दिन, सो दैट इज योर इंटरेस्ट। ये क्या हो गया, ये आपका इंटरेस्ट हो गया। अब यही इंटरेस्ट, मान लीजिए आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, आपको खाना बनाना पसंद है एंड वो आप फिर डेली करते हो, जब आपको फ्री टाइम मिलता है आप कुकिंग करने लगते हो, मान लो, तो वो क्या हो गई, आपकी हॉबी हो गई। कुकिंग आपकी हॉबी हो गई। ये कुकिंग हो सकती है, रीडिंग बुक्स हो सकती है। सो रीडिंग बुक्स, तो इसमें क्या हो रहा है कि जब भी आपको फ्री टाइम मिल रहा है आप ये हॉबी, ये काम कर रहे हो, रीडिंग बुक्स, और it can be anything, playing some kind of game, gardening, etc. तो ये आपकी हो जाती हैं हॉबीज। एंड इंटरेस्ट आपका क्या होता है, इंटरेस्ट इज समथिंग यू वुड लाइक टू डू, ठीक है, जो आप करना चाहोगे। हॉबी इज जो आपको करना पसंद है एंड आप करते भी हो, ठीक है, डबल टिक, ये है सिंगल टिक। तो ये हो गई आपकी हॉबीज। अब है आपका पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। जो बच्चे केवीएस से या एपीएस से पढ़े उन्हें पता होगा, एक सीसीए नाम की चीज आई थी, को करिकुलर एक्टिविटीज वहां पे होती थी। और नहीं तो फिर देखो, जैसे कि मान लो आपने किसी डिबेट कंपटीशन में पार्ट लिया है, इंग्लिश एलोकेशन हो गया, तो क्विज हो गई, ग्रुप डांस हो गया, स्किट हो गई, सिंगिंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, रंगोली मेकिंग होता है, पेंटिंग का होता है। ये क्या चीजें हैं, सिंपल सिंपल कॉम्पिटिशन है, हो सकता है आपकी कोई रैंक ना आई हो बट आपने पार्टिसिपेट किया हो। पोस्टर मेकिंग हो गया, तो आपको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आप जिस भी ड्यूरेशन में आपने पार्टिसिपेट किया था, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे श्याम सुंदर है, ये इंग्लिश एलोकेशन में 2008 से लेके प्रेजेंटली हर साल पार्टिसिपेट करता है, सो ही विल गो ऑन एंड राइट सो एंड सो ईयर टू लेके प्रेजेंट तक, एंड यहाँ पे जिस ईयर में अगर उसकी कोई अचीवमेंट्स हैं तो वो यहाँ पे लिखेंगे। और जैसे अगर आपकी कोई, मान लीजिए आपने सिर्फ पार्टिसिपेट किया, इतने साल आपने किया, बट आपकी कोई भी अचीवमेंट नहीं है, आप फोर्थ आ रहे हैं, लास्ट आ रहे हैं, तो वो आप नहीं लिख सकते हैं, बट एटलीस्ट आपने एफर्ट तो डाला, आपने पार्टिसिपेट तो किया, वो मैटर करता है। अब इस सेक्शन में और स्पोर्ट्स सेक्शन में एक और कॉमन डाउट आता है कि हम अपने कौन सी क्लास से लेके स्टार्ट करें अचीवमेंट्स लिखना, ठीक है, तो प्लीज आप फर्स्ट सेकेंड क्लास से तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल एंट्री पे जा रहे हैं तो आप अपने 10th के बाद से करेंगे, 10th ऑनवर्ड्स। लेकिन अगर आप मान लीजिए एनडीए के लिए जा रहे हैं, आप 12th क्लास में ही हैं, तो वहां पे हो सकता है आप अपने 8th क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं कि 8th ऑनवर्ड्स आप अपना लिख सकते हैं। प्लीज फर्स्ट सेकेंड क्लास से स्टार्ट नहीं कर दें कि मैंने फैंसी ड्रेस में पार्टिसिपेट किया था और समथिंग लाइक दैट। ऐसा आपको नहीं करना है। बी वेरी प्रैक्टिकल, बी सिंसियर, और ये आप बहुत ऑनेस्टली फिल करेंगे। अगर आप में ये क्वालिटीज नहीं है, अभी भी टाइम है आपके एसएसबी को, 5 दिन है, 6 दिन है, 10 दिन है, 15 दिन है या कुछ महीने हैं, आप कोई ना कोई एक स्किल डेवलप कीजिए, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, कुछ नहीं जा रहा है, सिंपल सी चीज है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसेस हेल्ड इन एनसीसी और स्काउटिंग। अभी अगर आप एनसीसी में थे तो अगर आप किसी ऑफिस के इंचार्ज थे या फिर इस टाइप में, तो आप वो डिटेल लिखेंगे, या फिर आपने स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे, कई बच्चे होते हैं ना कॉलेज के प्रेसिडेंट होते हैं, जैसे कि ये इंसान है जो हमारा श्याम सुंदर वाज द स्कूल कैप्टन एंड कौन से ईयर में था, ठीक है, और ये क्लास मॉनिटर भी रह चुके हैं, तो जैसे कि क्लास मॉनिटर वो कब से कब तक थे, एज सिंपल एज दैट। अगर आप पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वैसे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर ही होगी कभी ना कभी किसी ना किसी ने, प्लीज वो लिखें। अगर नहीं है यहाँ पे आप नील लिखेंगे, फेक नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली आपसे क्वेश्चनिंग होगी इस चीज के बारे में, ठीक है। सेकेंड हो गया, अब स्पोर्ट्स टीम में, एक्स्ट्रा करिकुलर ग्रुप में या अदर फील्ड्स में अगर आप कुछ थे, जैसे कि मान लीजिए जो श्याम सुंदर है ये वॉलीबॉल खेलता है, तो हो सकता है ना ये अपनी टीम का लीडर हो, इस टाइप में कुछ भी हो सकता है, तो वो लिख सकते हैं। जैसे कि अभी ये क्या है, ये हाउस के स्पोर्ट्स कैप्टन थे इतने से इतने ईयर के बीच में, तो उन्होंने ये चीज मेंशन की है। आपने इंग्लिश स्किट में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, यू कुड हैव बीन द डायरेक्टर, हो सकता है ना आप ही ने डायरेक्ट किया हो या फिर आप ही ने स्क्रिप्ट लिखी हो, तो वो चीजें आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और अगर नहीं है तो जस्ट राइट डाउन नील। वैसे ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसका यहाँ पे नील होगा, कुछ ना कुछ छोटी से छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने जरूर ली होगी अपनी लाइफ में, प्लीज उसको यहाँ पे लिखें, ये नहीं सोचें कि अरे ये तो छोटी सी चीज है, ठीक है।
ऑल्सो यहाँ पे बहुत बढ़ा चढ़ा के भी नहीं लिखना है, लेकिन अगर जेन्युइनली आपने बहुत ज्यादा आपके अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि इस इंसान की मान लीजिए ये अचीवमेंट्स हैं, तो ये भी नहीं है कि छुपा रहा है, चलो छोड़ो यार ये मत लिखो, क्या पता कि गलत इंप्रेशन जाए। नहीं, अगर आपने वो चीज की है तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछेंगे, आपके पर्सनैलिटी किसी भी प्रकार से अगर वो असेस करते हैं तो ये चीज दिखेंगी, क्योंकि ये आपने रियलिटी में की है। लेकिन अगर आप फेक कर रहे हो तो आप चाहे एक चीज लिख दो, आप वहीं फंस जाओगे। ये 100% है, चाहे आपका साइक हो रहा है, जीपी हो रहा है या इंटरव्यू हो रहा है, कहीं ना कहीं वो चीज बाहर आ जाएगी कि भाई इस इंसान ने ये चीज नहीं की है। नाउ कम्स द नेचर ऑफ कमीशन। ठीक है, आपने कौन सा कमीशन ऑप्ट किया है, जैसे कि आपने शॉर्ट सर्विस कमीशन लिया है और एल्स आपने परमानेंट कमीशन लिया है, दैट इज यहाँ पे भी आप इसको फुल लिखेंगे, पीसी लिख के नहीं छोड़ेंगे, परमानेंट कमीशन। ये चॉइस ऑफ सर्विस ये जो है मोस्टली एनडीए कैडेट्स के लिए या फिर सीडीएस कैडेट्स के लिए होता है, जो आईएमए, नेवी, आईएनए और एएफए वगैरह सारी एंट्रीज को भरते हैं प्रायोरिटी वाइज। तो सिंपल सी बात है, फिर वो यहाँ पे जो भी सर्विस है, आईएएफ हो गया, आर्मी हो गया या नेवी हो गया, वो यहाँ पे अपनी चॉइस ऑफ सर्विस फिल करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड फॉर कमीशन इन ऑल 3 सर्विसेज। तो अब तक आपने कितने चांसेस लिए हैं, आपको ये ऑनेस्टली लिख देना है प्लीज, कोई फायदा नहीं है यहाँ झूठ बोल के, लिखने में क्या जा रहा है। तो मान लीजिए जो श्याम सुंदर है इसने 3 चांसेस लिए हैं, सो ही विल सिंपली राइट 3। आप ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और ये सिर्फ 3 लिख के नहीं छोड़े, ये फॉर्मेट होता है अगर आपका सिंगल डिजिट नंबर है। अब यहाँ पे आपकी जो प्रीवियस इंटरव्यूज, जितने भी अगर आपने इंटरव्यूज दिए हैं ना, एसएसबी इंटरव्यूज, उसकी डिटेल्स पूछी जाती है, इफ एनी फॉर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड्स। तो मान लीजिए इस बंदे ने, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए इस बंदे ने एफकैट एंट्री से दिया था, यहाँ पे पूछा एसएसबी नंबर एंड प्लेस, एसएसबी नंबर इज 2 AFSB, प्लेस इज मैसूर, डेट कि किस डेट पे उनका एसएसबी कॉल लेटर जो है उस पे डेट रहती है, किस दिन का था, यू विल सिंपली राइट दैट। अब बहुत बच्चे बोलते हैं मुझे याद नहीं है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, मंथ याद नहीं है, प्लीज थोड़ा सा एफर्ट डालिए, आप अपने एसएसबी जाने से पहले ये चीजें देख के जाएं, रिवाइज करके जाएं कि ये कब का था। बैच नंबर हो सकता है बहुत बच्चों को याद ना हो, बट चेस्ट नंबर प्लीज आप याद रखें। सिंपल से आपकी इंटेलिजेंस यहाँ से दिख रही है, आप मिलिट्री ऑफिसर के लिए ट्राई कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी कहीं पे आपको डिप्लॉय कर दिया जाता है किसी सिचुएशन में और आप वहां पे जाके बोलते हैं सॉरी मैं तो ये टेक्निक भूल गया, मुझे तो याद नहीं है। नो, वहां से भी कुछ पता चल रहा है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। तो ये चीजें जो हैं आप याद करके जाएं, देख के जाएं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेपर वर्क जरूर होगा आपके पास। एंड जैसे कि यहाँ पे है रिकमेंडेड एंड नॉन रिकमेंडेड, फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सन इज रिकमेंडेड, ही विल गो ऑन एंड राइट रिकमेंडेड। वेयरएज अगर आप नहीं हैं, मान लीजिए आप स्क्रीन आउट हैं और आप कॉन्फ्रेंस आउट हैं, तो यहाँ पे आपको ये नहीं लिखना है कि भाई स्क्रीन आउट हुआ या कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, नो, जस्ट सिंपली राइट नॉट रिकमेंडेड, ऑलराइट। एंड सेम फॉर्मेट रहेगा अगर आप सीडीएस एंट्री से, इट इज सीडीएससी, ठीक है, यूपीएससी सीडीएससी। डिटेल्स जो है ना, देख रहे हैं, छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो कैंडिडेट्स मिस कर देते हैं, बट ये बहुत मैटर करती हैं। तो ये एग्जाम का नाम है, कोई भी आपका जो भी सेंटर था वो आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे आप डेट, चेस्ट नंबर एंड जो भी आप वहाँ पे रिकमेंड हुए थे या नहीं हुए थे। अब बहुत कैंडिडेट्स क्या करते हैं, यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन को हाइड करने की कोशिश करते हैं कि मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट के बारे में मतलब बेसिस पे मुझे जज किया जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर बार आप जब भी एसएसबी जाते हैं आप वापस से सारे प्रोसीजर को करते हैं, राइट, आप वापस से सारे साइक टेस्ट लिखते हैं, आप वापस से इंटरव्यू देते हैं, सब कुछ आप फिर से कर रहे हैं। तो आपके जो प्रीवियस आपने पहले क्या बोला था, क्या किया था, उस बेसिस पे इस बार वाले इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको जज नहीं कर रहे हैं, अब की बार आप जो बोल रहे हैं, ठीक है, उस चीज पे आपको जज किया जाएगा। लेकिन एक चीज मैटर जरूर करती है कि मान लीजिए अगर यहाँ पे आप स्क्रीन आउट हुए तो यू मस्ट सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, आपको खुद बैठ के सोचना चाहिए कि कहाँ कमी रह गई थी। हो सकता है आप सही कमी नहीं निकाल पाए, आपके हिसाब से कोई कमी हो,
तो एटलीस्ट आपको अपने हिसाब से पता होना चाहिए कि भाई मेरे में ये कमी थी। एंड फिर जो सेकंड चीज मैटर करती है कि आपने क्या एफर्ट लिया। ऑलराइट, एफर्ट सबसे ज्यादा मैटर करती है कि आपने क्या एफर्ट लिया उस कमी को इम्प्रूव करने के लिए। दैट इज सेम यहाँ पे हर चीज में मैटर करता है। मान लीजिए आपका किसी भी चीज में, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन नहीं है, या फिर आपका एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन नहीं है, या फिर आपके मार्क्स ड्रॉप हो रहे हैं। सिंपल सी चीज है, अंडरस्टैंड, सिट डाउन एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट। आप अपना ओरिजिनल रीजन बैठ के सोचिए, समझिए कि ये जेन्युइनली ये मिस्टेक थी, ये गलती थी, ये नहीं होती तो शायद आज मेरे मार्क्स अच्छे होते। अगर ये हो गया, सेकेंड चीज एट प्रेजेंट, ठीक है, एट प्रेजेंट आप उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं। मान लीजिए आप में कोई भी कमी थी, फिटनेस लेवल की थी, हेल्थ की थी, आज के दिन आप क्या कर रहे हैं, एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए आ रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, झूठ बिल्कुल ना बोलें, ब्लफ ना करें। वहां पे इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको अच्छे से ग्रिल करेंगे, आपके साइक टेस्ट, आपकी स्टोरी सब कुछ बता रही होंगी आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। एसएसबी का इंटरव्यूइंग प्रोसीजर होता है ना, वो बिहेवियरल अप्रोच होता है। दैट इज कि हम ये देखते हैं कि हमारे जो पास्ट में जो बिहेवियर था ना, वो हमारी फ्यूचर परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है। ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है और इसी बेसिस पे एसएसबी का ये जो इंटरव्यू होता है, तो यहाँ से आपके पास्ट बिहेवियर्स पता चल रहे हैं, राइट, कि आप लेजी थे, आप एक्सक्यूज मार के काम टाल देते हैं, इस टाइप की चीजें। तो उससे पता चलेगा कि आप ऑफिसर कैसे बनेंगे, राइट। अब मान लीजिए कि आप 10th क्लास में लेजी थे, लेकिन एट प्रेजेंट क्या आपने कुछ एक्शन लिया है उस लेजीनेस को ओवरकम करने के लिए? अगर आपने लिया है, सो वन डे दिस इज योर पास्ट, राइट। ये तो बहुत ज्यादा पास्ट हो जाएगा, ये पास्ट है, तो इससे अगेन आपका ये फ्यूचर बन रहा है। दैट इज यू विल बी रिकमेंडेड फॉर श्योर। तो ऑलराइट, मैंने मोस्टली सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं, जो भी मिस्टेक्स कैंडिडेट्स करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर लिखें और मैं कोशिश करूंगी कि मैं 100% उस चीज का रिप्लाई करूं।